एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी के दूसरे पाठ का वीडियो है। इस पाठ में हम 20 के दांत, क्या नाम है पाठ का? 20 के दांत पाठ का वर्णन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। ये पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से हर साल मैट्रिक की परीक्षा में 7 से 8 नंबर का सवाल आता है। तो यह पाठ एक कहानी है। इस पाठ में क्या क्या कहानी है और क्या क्या है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और हमारी बातों को सुनिए। पाठ का नाम है 20 के दांत। क्या नाम है पाठ का? 20 के दांत। और इस पाठ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो ध्यान से सुनिए। ये जो स्टोरी है थोड़ा साउथ की मूवी की तरह है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो ही समझ में आएगा। इसको हम पढ़ाने के और समझाने के बाद इसका हम समरी शॉर्ट में बताएंगे तो वह आपको याद हो जाएगा। और समरी ये 5 नंबर का पूछेगा, तो आपको जो इसके आगे वाला वीडियो में हम समरी बताएंगे उस समरी को आप लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपको कन्फर्म मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। सेन साहब की एक नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब ने एक गाड़ी खरीदा है जो कि काले रंग की है, और ये गाड़ी जो है बंगले के सामने बरसाती कपड़ा में ढकी हुई है। ठीक है, जो काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयले घोंसले में की कब उड़ जाए। लग रहा है इसे मानो कोयला घोंसला में है, कब उड़ जाए। इन्होंने काले रंग की एक गाड़ी खरीदी है जो इनको बहुत ही पसंद है। इन्होंने बरसाती व कपड़ा से ढक कर रखा हुआ है अपने घर के पास। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल है, 7,500 में आई है। उस गाड़ी का नाम है स्टीमर इंड, और ये जो गाड़ी है 7,500 रुपया की है। ठीक है, ये बहुत पुराने का ज़माना के बाद है। आज तो 7,500 में साइकिल बढ़िया नहीं मिलेगा। ठीक है, सकर वाला खरीदिएगा तो। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। मतलब काली चमचमाती हुई गाड़ी थी जिसका दाम था 7,500 रुपया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा सेन साहब की गाड़ी किस रंग की थी? तो काले रंग की। और सेन साहब की गाड़ी का दाम कितना था? 7,500 रुपया। आप ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दीजिएगा। ध्यान से सुनिए। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मतलब रोज गाड़ी को साफ करना पड़ता था, थोड़ा सा भी गंदगी दिखता था तो सेन साहब बहुत खिसलाते थे। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। खोखा का मतलब होता है लड़का और खोखी का मतलब होता है लड़की। और मेम साहब जो है सेन साहब की पत्नी, ये जो है अपने बेटा बेटी को गाड़ी का अगल बगल में नहीं जाने देती है। ठीक है, लड़कियों तो 5 बड़ी सुशील है। सेन साहब की 5 बेटियां हैं, पाँचों के पाँचों बहुत सुशील है। 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है। मतलब कठपुतली के समान है। ठीक है, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियाँ है। जैसे कहा जाएगा वैसे करा जाएगा, करती है, सब सारा काम समय से करती है। और न करने से डांट मिलती है, कभी कभी पिटाई भी होती है। और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि हमारी जो बेटियां है कठपुतली के समान है। वे कभी किसी चीज़ को फोड़ती फाड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीक़ाएँ भी उन्हें कुछ सीखना चाहे तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना है। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खिंच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। मतलब अगल बगल जो पड़ोसी हैं उनकी जब बेटियां और बेटो गलती करता है, मस्ती करता है, तो माता पिता उनको समझाते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक तू लोग हो और एक सेन साहब की बेटियां है। सेन साहब की बेटियां जो है पाँचों के पाँचों कठपुतलिया के समान है, जैसा कहा जाता है वैसे करती है। आज तू लोग तो बातें नहीं मानते हो। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है
तुम लोग के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता, और उदाहरण देने लगते हैं पड़ोसी लोग, ठीक है। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा बेटा है, जो जिसका नाम है कासू, और ये बहुत ही लाल प्यार से पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा जो है बुढ़ापे का आंखों का तारा है। तो हमारे कहने का मतलब है जो पांचों बेटियां हैं वो बुढ़ापे का आंखों का तारा नहीं है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, लिंग में भेदभाव होता है। कुछ लोग जो हैं लड़का और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। उनका मानना है कि लड़कियां पराई होती है, वो पराई घर चली जाएगी, हमारा जो सेवा होगा वो बच्चे ही ना करेंगे, लड़के ही ना करेंगे। लेकिन ये गलत है। आजकल की लड़कियां माता पिता की भी सेवा कर रही है, और पहले भी करती थी। और किसी जाके पेरेंट्स से पूछिएगा तो वे लोग कहेंगे ज़रूर कि जितना बेटियाँ कर देती है उतना बेटों से नहीं हो पाता है। यह नहीं कि मिसेज सेन सही बेटे इस प्रकार नहीं होते हैं। कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। ये भी सोच गलत है कि बेटियां जो है सब कुछ बेटियां ही करती है, बेटा नहीं करता है। बेटा भी तो करता है, बहुत करता है। बेटियां तो कभी कभी ना आती है। अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगते हैं। लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसको कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। सुन रहे हो, ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। सेन साहब के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 5 बेटियां हैं और पाँचों के पाँचों कठपुतलियां हैं। और सेन साहब का एक बेटा है जिसका नाम है कासू। यह क्या है, कठपुतली नहीं है, यह अपवाद है। यह कोई भी काम कर सकता है, यह फ्री है, आज़ाद है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। जो गाड़ी 7,500 में खरीदाई थी, उस गाड़ी को 5 बेटियों में से किसी से खतरा नहीं था। जो खतरा था बेटा से था, कासू से था, खोखा से था। जो भी करने वाला होगा वह खोखा ही कर पाएगा, ठीक है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग नियम लगने लगे, ठीक है। यानी बेटियों के लिए सेन साहब के परिवार में अलग नियम है और बेटों के लिए अलग नियम है, ठीक है। बेटिया जो है कठपुतलिया है, बेटा जो है कठपुतली नहीं है, यह आज़ाद है, यह नियम का अपवाद है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम था, लेकिन कासू के लिए कोई नियम नहीं था। वो कहने के लिए सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बेट का बेटा ठहरा, अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी मात्र 5 वर्ष का बेटा है कासू, खोखा, और सेन साहब का मानना है कि हमारा बेटा जो है बड़ा होकर अभियंता बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ठीक है। आगे सुनिए। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई देते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब जैसा कासू करता था वैसा ही मतलब सेन साहब देखते थे, कुछ करते नहीं थे, बोलते नहीं थे। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवारों के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा, किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब अपनी बेटा का बहुत बड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मैं इसको अभी से ही ट्रेन कर रहा हूँ। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, 5 साल का ही बच्चा है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है। कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पिट किया करे
और इससे बच्चे की उंगलियां जो है अभी से औजारों पर बैठ जाएगी तो वे आगे चलकर बहुत बढ़िया इंजीनियर बन पाएगा। तो सेन साहब की जो सोच है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये सोच बहुत बढ़िया है कि बहुत ख़राब है। अभी मात्र 5 साल का बच्चा हुआ है, अभी उसी से आप इंजीनियर बनने को ख्वाहिश रख रहे हैं, उसको इंजीनियर का अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है, शिक्षा जरूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन तीनों के बाद जो आता है वो क्या होता है, शिक्षा होता है। शिक्षा एजुकेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है आजकल के जीवन में। ये तो प्राचीन काल की कहानी है, पुराने ज़माने की। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो था कि खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी तारीफ कर दी कि वाह बेटा वाह, कितना अच्छा लड़का है। उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराने लगते थे और उस बात को कहने में किसी को थकते नहीं थे। हमेशा जो मिलता था उनसे ही कहते थे मैं अपने बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई सब क्या है, फिजूल है। पत्रकार महोदय चुप रहे और मुस्कुराते रहे क्योंकि उनका बात काट कर सेन साहब कहे थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन बने, यानी नेक आदमी बने, ज़रूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। सेन साहब कहे कि ये उत्तर जो है आपका सही नहीं है, आपका सोच बहुत गलत है। लेकिन हमारे अनुसार से पत्रकार महोदय का सोच बहुत अच्छा है। पत्रकार महोदय जी क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा कुछ बने या ना बने लेकिन नेक आदमी ज़रूर बने, और जो भी बनेगा हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, पूरी आज़ादी उसको मिलेगी, जो बनेगा हम उसको बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बात से सेन साहब असहमत थे। इनका मानना था कि हम अपने बेटे को अभी से ही अभियंता बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा की, उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सोफर मतलब सफाई करने वाला जो था ना, वह एक औरत से उलझ रहा था, झगड़ा कर रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था, ठीक है। कुछ हुआ होगा, आगे देखते हैं क्या हुआ है। हम बता दें कि जो बच्चा था ना वो मदन था, और जो सोफर था वो गाड़ी छू रहा था मदन ना, तो सोफर उसको ढकेल दिया, उसका घुटना फूट गया, इसलिए सोफर को मारने के लिए मदन जा रहा था। आगे देखते हैं। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, क्योंकि सेन साहब को औरत देखकर क्यों सहम गई, क्योंकि मदन जो था लड़का, मदन के पिताजी का नाम था गिरधर लाल, और गिरधर लाल जो थे ना, सेन साहब के फैक्ट्री में एक क्लर्क थे, किरानी थे, और गिरधर लाल की पत्नी और मदन की जो माँ थी वही और सहम गई सेन साहब को देख कर के मालिक आ रहे हैं। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर हमसे झगड़ा कर रही है, उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप हो गई, क्योंकि मालिक है, हम कुछ कहेंगे तो ये हमको अपने नौकरी से निकाल देंगे। सेन साहब ने बड़े संयत कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई, ठीक है। जोर से ढकेल दिया था सोफर, मदन का घुटना फूट गया था, खून भी निकल रहा था। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात होगी, ठीक है। महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई, महल वाले और झोपड़ी वाले,
महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच जो लड़ाई होती है तो दोष किसी का क्यों नहीं हो, दोष झोपड़ी वाले को ही जाता है। ठीक है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। कासू 5 साल के बच्चा है, इतना शरारती हो गया है कि गाड़ी के पीछे वाला लाइटें फोड़ दिया है। फिर भी सेन साहब इसको गोद में उठा करके लाड़ प्यार से लेके आ रहे हैं। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने देखा, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी रुचि है, क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर बत्ती के अंदर क्या है। यानी सुनिए ध्यान से, मदन गाड़ी को छू रहा था तो गाड़ी गंदी हो रही थी, इसलिए सोफर ने ढकेल दिया, लेकिन कासू ने तो लाइट फोड़ दिया, बत्ती फोड़ दिया। तो कासू जो है इंजीनियर बनेगा, क्योंकि लाइट फोड़ कर देखना चाहता था कि अंदर क्या क्या है। लेकिन मदन जो है गाड़ी छू रहा है, यह इंजीनियर नहीं बनेगा, यह चोर बनेगा, डाकू बनेगा। ठीक है, देखिए क्या सोच है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी के मारे हालत ख़राब हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। कासू ने चक्का का हवा भी निकाल दिया। इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर ज़रा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। इतना भी आप अपने बेटे को सिर पर न चढ़ाइए कि इतना शरारती बन जाए। ऐसे ही बच्चे, सेन साहब का जो बच्चा है ना, उसमें हमको चोर डाकू बनने का लक्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन मदन में नहीं दिखाई दे रहा है। क्लर्क गिरधर लाल के बेटे मदन में ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सेन साहब उल्टा ही इनका सोच है। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहाँ बैठेंगे, तब तक तुम हवा भरना। ड्राइवर ने एक कार के चक्कर लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के भी हवा निकल गई है। वाह कासू ने तो सारा चक्का का हवा निकाल दिया। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। मेरा बेटा जो है ना इंजीनियर बनेगा, क्योंकि इसको अब हवा निकालने आ जा रहा है, पंचर करने आ जा रहा है, लाइट फोड़ने आ जा रहा है। वाह सेन साहब, वाह आप और आपका सोच। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम पड़ता है कि मेरा बेटा अभी से ही इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रख रहा है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी थे और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहते थे, छोटा सा कमरा में दिए थे, उसी में ही रहते थे, बुला लाने का हुक्म दिया। नौकर गया और मदन के पिता गिरधर लाल यानी इनके क्लर्क को बुला लाया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। मदन का कोई दोष नहीं, सिर्फ गाड़ी छू रहा था, सोफर ने धक्का दिया, घुटना उसका फूट गया था बेचारा का। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, बहुत शरारती हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ।
गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटा मार रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब मदन को बोल रहे हैं चोर बनेगा, डाकू बनेगा। हमको तो लग रहा है सेन साहब का ही बेटा चोर डाकू बनेगा। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। जी कुछ नहीं बोल पाता था। गिरधर लाल ऐसे मुंडी करके खड़े थे। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा और मैं तुमको अपने कंपनी से निकाल भी दूंगा। अपने बेटे को सही से रखो। यही कहना चाहते थे। लंबा पाठ है, बहुत बोलना पड़ रहा है, गला सूख जा रहा है। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। चारों तरफ फैला दो, सभी ग्रुप में डालो। आप लोग स्टेटस में लगाओ, ठीक है। थोड़ी सहायता करो प्लीज़। आप लोग हमारी सहायता नहीं कीजिएगा, हम आपकी सहायता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। गिरधर लाल सेन साहब का बात सारा सुन के गए और अपने बेटे मदन को रात को बहुत पीटा। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। सेन साहब ने अपनी पत्नी से कहा ना कि गिरधर जो है हमारे क्लर्क जो है बहुत ही बढ़िया आदमी है। मदन बिगड़ा हुआ है तो उसकी माँ के कारण बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमारा देखने से मदन कुछ खास नहीं बिगड़ा था। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधर दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। मतलब सेन साहब जो थे ना, मदन को और भी पिटना चाहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी था। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। मतलब ना, गिरधर लाल और उसकी पत्नी दोनों माता पिता मिल करके अपने बेटे मदन को खूब मारे। भिकमंगा कहीं का। माँ मारती भी थी और कहती थी कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिकमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करने चल रहा है। तो लगेगा उन लोगों में कहाँ तू है और कहाँ वे लोग हैं। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकिया। सिसकी ले लेके मदन खूब रो रहा था और यह आवाज़ सेन साहब के घर में जा रही थी, लेकिन सिसकी की आवाज़ लास्ट में जानी बंद हो गई। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। कासू जो था बगल की गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन और कुछ बच्चे लट्टू नचा रहे थे। वहाँ कासू पहुँचा। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवों की जमात में शामिल होने की ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़ों रोब के साथ मदन से कहा। जिस तरह कासू अपने घर में बड़ों से बात करता था, कभी कभी कासू अपनी बहनों को बाल पकड़ पकड़ के मारता भी था, नौकर को भी मारता था, वैसे ही बाहर भी मदन से कहा। कासू ने मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खाज उज्र नहीं थी, लेकिन वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रातिनिधिक लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। मदन खिसलाया हुआ था। रात को उसके साथ क्या हुआ था और दोपहर में क्या हुआ था, सब सोच रहा था। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। हाय भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मदन को गुस्सा था, कुछ बातें बोल दिया। हमारे देखने से कुछ खास नहीं बोला, सही बोला है। कासू तैस में आ गया, गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चलाता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे।
उसने आव देखा ना ताव मदन को एक घूसा दे दिया। ठीक है, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हटकर इस युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। ठीक है, क्योंकि गली का कुत्ता भी शेर होता है। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कासू और मदन के बीच लड़ाई हुआ था। मदन ने एक घूसा कासू के दांत पर दिया ना, कासू का 2 दांत टूट गया। इसी के आधार पर तो इस पाठ का नाम है 20 के दांत। जब कासू का 2 दांत टूट गया ना तो उसके आदत में बहुत बदलाव हुआ, इसलिए इस पाठ का नाम है 20 का दांत। जिस तरह सांप का विष निकाल दिया जाता है तो सांप जो है विष उगलना बंद कर देता है, उसी तरह जब कासू का 2 दांत टूट गया, 20 का दांत टूट गया तो वो भी अपने आदत में सुधार लाने लगा। ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडलों की ही मदद की। वे तो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई हो रहा था। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, सब अलग अलग हो गए। ठीक है, मदन घर नहीं लौटा। मदन को मालूम था कि कल हमने दोपहर में कुछ नहीं किया था तो हमको इतनी मार पड़ी, आज तो हमने कासू का 2 दांत तोड़ दिया है, आज बहुत दिक्कत होगा। लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे रात तक इधर उधर घूमा। फिर जब भूख लगी बेचारा तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, क्योंकि उसको रोज़ पड़ती थी। डर था कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, आज बहुत हम पिटाएंगे। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, मां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं थे, मतलब आराम से बात कर रहे थे। तो इनको थोड़ा खुशी हुई कि लगता है थोड़ा कम पिटाएंगे, क्योंकि पिताजी जो है ना कम खिसलाए हैं। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। यानी सेन साहब को मालूम चल गया है कि मदन ने कासू का मारा है, इसलिए सेन साहब अपने क्लर्क गिरधर लाल को अपने कंपनी से निकाल रहे हैं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसके सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरह सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसके पर लोटे से लगा। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से खड़ा हो गया इस तरह। ठीक है, मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, बहुत मार पड़ेगी आज। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को अपने हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का रह गया, अपने पिता को देख रहा था कि आज हम बहुत पिटाने वाले थे कि क्या हो रहा है। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। बहुत प्यार करने लगे, अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा। गिरधर लाल ने अपने बेटा मदन को कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। दोनों हंसने लगे और इस तरह बेचारे गिरधर लाल को कंपनी से निकाल दिया गया और ये लोग दोनों कहीं चले गए। ठीक है, इस तरह ये पाठ जो है ये पाठ ख़त्म होता है। हम इसके आगे वाला वीडियो में इस पाठ का हम सारांश लाएंगे जो 5-6 मिनट का होगा। उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और परीक्षा में पूछेगा तो
5 नंबर के लिए पूछेगा, सारा लिख दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।